please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. The two leaders decided that they would issue strategic guidance to their respective militaries to strengthen communication, to build trust and understanding, to implement various confidence-building measures which have already been agreed upon by the two sides, and to strengthen existing institutional mechanisms to prevent and manage situations in the border area. Trade should be balanced, it should be sustainable, and that we should take advantage of the complementarities between the two economies to enhance our trade and investment. In that context, the Prime Minister also mentioned the importance of balancing trade and spoke of the possibilities of agricultural exports and pharmaceutical exports to China. तो आपको बता दें कि पड़ोसी देश चीन के साथ रिश्तों में मिठास घोलने में लगे प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ ईस्ट लेक में सैर की और नौका विहार का आनंद भी उठाया और चाय की चुस्की भी ली। इस बार दौरे के लिए चीन के वुहान शहर को चुना गया है। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनसे कल चीन के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर अनौपचारिक बातचीत की। मोदी ने कल यानी शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2019 में अनौपचारिक बैठक के लिए भारत आने का न्योता दिया। 2 दिनों के अनौपचारिक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की 40% आबादी की जिम्मेदारी हम दोनों पर है और दोनों देशों के बीच इस तरह की बैठक होना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री के चीन दौरे पर कांग्रेस ने कहा है कि सबसे बड़ा सवाल डोकलाम विवाद पर क्या हुआ यह साफ नहीं है। पार्टी के नेता पीएल पुनिया ने कहा कि दोनों देशों में अगर रिश्ते सुधरते हैं तो यह अच्छी बात है। उधर विदेश मामलों के कुछ जानकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को थम्स अप दिया है। चीन ने भारत को वो अपने नजरों में वो दर्जा दिया है जो कि एक मेजर ग्लोबल पावर को दिया जाना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री मोदी थे उनसे वहाँ पर उनकी बातचीत हो रही थी तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है जो हमको एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की ज़रूरत है पूरी दुनिया में। तो यानी कि उन्होंने भी ये इकरार किया है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है जो भारत एक जो आगे की भौगोलिक व्यवस्था बनेगा, राजनीतिक सामरिक व्यवस्था बनेगी तो उसमें भारत भी एक पोल का काम करेगा। कुछ मनमुटाव, कुछ परेशानियां दोनों देशों के बीच में बढ़ रही थी जो डोकलाम से शुरू हुई, पर उससे पहले भी चुमार वगैरह इंसिडेंट्स हुए। तो दो बड़े बड़े देश अगर मनमुटाव उनमें बढ़ता रहे तो वो अच्छा नहीं है, पॉपुलेशंस के लिए भी और पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए भी। इस बीच खबर आ रही है कि जीएसटी के तहत टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। हालांकि वित्त मंत्रालय की नजर अब अप्रैल के टैक्स कलेक्शन पर है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बड़ी खबर है, सरकार के लिए आंकड़े कितनी बड़ी राहत है? मुझे लगता है काफी राहत की खबर फिलहाल है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन से जुड़े हुए या फिर जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी वित्त मंत्रालय में हैं, जिन से मेरी मुलाकात हुई या फिर बातचीत हुई, बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा संतोषजनक नहीं रहा था और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा। ये मार्च महीने का आंकड़ा है। 31 मार्च तक जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है ये 1 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है और अब तक ये 85,000-86,000 करोड़ के आसपास रहा करता था। लेकिन इसको पूरे ट्रेंड के तौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देख रही है। उनका मानना है कि मार्च के महीने में चूंकि कारोबारी साल का आखिरी महीना होता है तो अमूमन टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो अब निगाहें टिकी हुई हैं कि अप्रैल में क्या 1 लाख करोड़ के पार हम पहुंच चुके रहते हैं या फिर उसमें कोई गिरावट तो नहीं आती। हालांकि वित्त मंत्रालय को भरोसा है कि अप्रैल में भी आंकड़े 1 लाख करोड़ के पार पहुंच सकते हैं, क्योंकि ई वे बिल लागू होने के बाद जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है और टैक्स की चोरी जहां होती थी उसमें काफी हद तक रुकावट आई है। तो अगले महीने भी अगर 1 लाख करोड़ के पार रहते हैं तो बड़ी राहत की खबर होगी, तब इसे ट्रेंड के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्रालय 1,12,000 करोड़ रुपए करीब औसत मासिक कलेक्शन के तौर पर लक्ष्य लेकर चल रही है, ताकि जिससे राज्यों के नुकसान की भरपाई भी पर्याप्त रूप से की जा सके। हालांकि पिछले दिनों सरकार ने जो आंकड़े दिए थे उसके मुताबिक अगस्त से लेकर के मार्च के तीसरे हफ्ते तक यह आंकड़ा 7,19,000 करोड़ तक पहुंच चुका था।
ठीक है, एक और खबर है जीएसटी से जुड़ी हुई, उस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। 4 मई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में एथेनॉल पर जीएसटी घट सकता है, इस बारे में क्या खबर है? क्या चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर होगी? कितना जीएसटी घट सकता है, क्या संभावना है? वाकई चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि अभी तक मांग ये हो रही थी एथेनॉल पे जीएसटी की दरें घटाई जाए, और अब औपचारिक तौर पर जीएसटी काउंसिल की बैठक जो 4 मई को होने हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वहां पे एथेनॉल पर जीएसटी जो भी 18% है उसे घटाकर 5% करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। और केंद्र सरकार इस पर सहमत है, राज्य सहमत होते हैं तो फिर एथेनॉल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। इसका फायदा चीनी मिलों को होगा, क्योंकि एथेनॉल चीनी के बाय प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और चीनी उत्पादन में जो चीनी मिलों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ा करके कर सकेंगी। तो चीनी मिलों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। एक दूसरी राहत की खबर और है इस सेक्टर के लिए, वो ये है कि चीनी पर सरकार सेस लगाने का फैसला ले सकती है। सेस 1 से 1.5 रुपए या फिर 3 रुपए तक लगाया जा सकता है, अलग अलग प्रस्ताव हैं। इसका फायदा ये होगा कि सेस लगाने से जो आमदनी होगी का इस्तेमाल गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए किया जाएगा, क्योंकि गन्ना किसानों के बकाया का काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और सरकार इसे नहीं और ज्यादा जोखिम लेना चाहती है, क्योंकि गन्ना किसान राजनीतिक रूप से काफी अहम होते हैं और आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए सरकार इस पर जल्द फैसला लेना चाहती है। तो गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर, चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल या फिर कह सकते हैं बुरी खबर ग्राहकों के लिए जरूर हो सकती है, क्योंकि चीनी इससे थोड़ी बहुत महंगी हो सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए हैं। कंपनी की आय 1 लाख करोड़ के पार चली गई है। चौथी तिमाही में रिलायंस की आय अनुमान से कहीं बेहतर निकली और ये बढ़कर 1,17,000 करोड़ हो गई है। नतीजों को विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पांड्या। चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की आमदनी हमारी उम्मीद से बेहतर आई है। आमदनी आई है 1,17,000 करोड़ रुपए पे, जहां हम 1,12,000 करोड़ का अनुमान लगा रहे थे हमारे पोल के मुताबिक, तो उससे ज्यादा आमदनी हुई है। और एबिडा लेवल पर, जिसको आप कारोबारी मुनाफा कह सकते हैं, 18,469 करोड़ का जो आंकड़ा है वो 18,393 के हमारे उम्मीद से ज्यादा है। लेकिन एबिडा मार्जिन कम है, पर वो उसकी भरपाई हो गई है, क्योंकि आमदनी काफी ज्यादा बढ़ गई तो मार्जिन घटने के बावजूद भी मुनाफा बड़ा दिख रहा है ऑपरेटिंग लेवल पे। हालांकि नेट प्रॉफिट पे चूंकि थोड़ा सा खर्च बढ़ा है, इसलिए नेट प्रॉफिट का लेवल 9,435 करोड़ रुपए पर आया है, जो हमारा अनुमान था 9,500 करोड़ के आसपास आने का, तो थोड़ा सा कम है। इसके पीछे वजह अगर आप देखें तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, यानी 1 बैरल तेल को प्रोसेस करके जो मुनाफा होता है, वो हमारा अनुमान $11.40 का था, पर वो $11 पे ही आया है। और ये कैसे होता है? जब कच्चे तेल के दाम बढ़े और उसी अनुपात में पेट्रोल, डीजल, नाफ्था, ETF जो इसके आउटपुट हैं उनके दाम ना बढ़े तो ये मार्जिन कम हो जाती है। लेकिन ये हर क्वार्टर में बदलती रहती है और इस क्वार्टर के कमोडिटी प्राइसेस के ट्रेंड के हिसाब से तय होती है। तो इसका अंदाजा कुछ हद तक तो हमें था, लेकिन उस अनुमान से भी थोड़ा सा कम आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर अगर आप टेलीकॉम बिजनेस देखें तो पिछले क्वार्टर में आरपू जो हम कहते हैं, एक सब्सक्राइबर से होने वाली औसत आमदनी 154 रुपए पे पहुंच गई थी, वो घटकर 137 रुपए पर आई है। लेकिन पिछले क्वार्टर में जब 154 का आंकड़ा आया था, तभी एनालिस्ट को अनुमान था कि वो शायद बहुत ज़्यादा है और ये कम होगा, क्योंकि 137 का आंकड़ा भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा आंकड़ा कहा जाएगा। रिटेल कारोबार में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, हालांकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी पूरे मुनाफे के लिहाज से थोड़ा सा कम है। तो नेट हम कह सकते हैं कि आमदनी के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से कंपनी ने उम्मीदों को पूरा किया है। हालांकि मार्जिन पर अलग अलग कारोबार में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है। चलिए, उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस के लिए वित्त वर्ष 2017-18 काफी शानदार रहा है। कंपनी ने कई पैमानों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। रिफाइनिंग के साथ ही पेट्रोकेमिकल, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दर्ज की गई है और रिलायंस इंडस्ट्रीज $10 अरब से ज्यादा का मुनाफा कमाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा है कि तेल की कीमतें महंगी होने और कॉम्पिटिशन के बावजूद रिलायंस ने बाजार में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। उधर मारुति सुजुकी ने अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। चौथी तिमाही में मुनाफा 10% बढ़कर 1,882 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि आय 15.5% बढ़कर 21,165 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। एबिट 2,560 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,015 करोड़ रुपए रहा है। वहीं मारुति सुजुकी ने 80 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है।
मारुति सुजुकी को इस साल से काफी उम्मीदें हैं। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स RS कलसी का कहना है कि मॉनसून सामान्य रहने से मांग बढ़ेगी, लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें चिंता का कारण हैं। लगातार ये तीसरा साल रहेगा कि अच्छा मॉनसून आएगा, तो उससे जो है हमारी रूरल ग्रोथ भी बढ़ेगी, पैसा सर्कुलेशन में ज़्यादा आएगा रूरल मार्केट से, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि अगला साल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एक जो कंसर्न अभी आ रहा है वो है जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट आपको दिखता है कि कार सेल्स पे पड़ सकता है? देखिए, ये थोड़ा डैम्पनर तो है, ना सिर्फ कार सेल्स के लिए बल्कि ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ती है इससे। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है गुड्स की, फूड आइटम्स की, वो भी बढ़ती है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है जिसके बारे में हमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अब ब्रेंट इंडेक्स जो था वो अगर हम देखें तो अप्रैल 17 में तकरीबन $52 प्रति बैरल था, और आज उसके 13 महीने के बाद में ये $75 पर पहुंचा हुआ है। तो इसका एक हमें कंसर्न है अभी, और आगे चलते हुए हमें इसे मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। फ्यूचर ग्रुप बिग बास्केट, ग्रोफर से लेकर अमेजॉन नाउ और अमेजॉन पेंट्री जैसी ऑनलाइन ग्रोसरी फर्म्स को टक्कर देगा। दरअसल फ्यूचर ग्रुप अपने इजी डे मेंबर्स के लिए ई-कॉमर्स एप्लीकेशन लाने जा रहा है। इसकी 1 साल की मेंबरशिप के लिए ग्राहकों को 999 रुपए देने होंगे और मेंबर्स को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मेंबर्स को और किस तरह की सहूलियत मिलेगी, इस बारे में हमारी संवाददाता आयुषी डिमरी ने बात की फ्यूचर ग्रुप के स्मॉल फॉर्मेट्स CEO रमेश मेनन से। सर, किस तरीके से ये जो ऐप है वो काम करेगा, किस तरीके से ग्राहक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारा कोशिश है कि वी आर बेसिकली अ मेंबरशिप ड्रिवन स्टोर एंड वी वांट टू डू व्हाटएवर वी कैन फॉर द मेंबर्स एंड आवर decisions are based on what the member wants. So if the member wants to order from us sitting at home by phone, by WhatsApp, by app, from the web, she can do that. If she wants to come to the store and get a delivery home, we can do that. So the idea is to make sure the member feels good about herself, member gets whatever she wants, and there's nothing that we say no to the member. I mean, she can ask us for anything and we'll deliver at home. That's the philosophy. जो भी मांगे, we will make sure that वो घर पे हम deliver कर पाए. So that's really the philosophy behind which we are launching an app, launching the web, launching our WhatsApp delivery, launching our phone-based delivery. Any way that she wants, she can get whatever she wants. और अब एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से सामान खरीदना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री स्टोर्स पर भी GST लगेगा। हाल ही में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह स्पष्ट किया है। देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री शॉप से सामान खरीदने के लिए अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदारी करने वाले यात्रियों को सामान पर GST देना पड़ेगा। GST लागू होने से पहले ड्यूटी फ्री शॉप्स को सेंट्रल सेल टैक्स और वैट से छूट मिलती थी, क्योंकि इनसे होने वाली बिक्री को एक्सपोर्ट माना जाता था। लेकिन हाल ही में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी AAR ने ये बात स्पष्ट की है कि CGST एक्ट और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत ड्यूटी फ्री शॉप देश की सीमा के अंदर है और यात्री यहां से खरीदे गए सामान को देश से बाहर भी नहीं ले जा रहे। इसीलिए यात्रियों को खरीदे हुए सामान पर GST देना पड़ेगा। ये नियम भारत में आते समय खरीदे जाने वाले सामानों पर ही लागू होगा। IGST उसके लिए लगेगा, मतलब कस्टम्स ड्यूटी अलग है, कस्टम्स ड्यूटी GST का पार्ट नहीं है, लेकिन IGST आपको देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ये हिट करेगा सारी ड्यूटी फ्री शॉप को, क्योंकि तब लोग क्यों बाहर से इंडिया में खरीदेंगे, जब बाहर से आएंगे वो बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग जहाँ से आ रहे हैं वहीं खरीद के लाएंगे। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने ये फैसला दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक रिटेल आउटलेट का संचालन करने वाली कंपनी रोड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की एक याचिका के आधार पर दिया है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ दुकानदार एपिलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में अपील भी कर सकते हैं। जानकारों की माने तो GST लगने से ड्यूटी फ्री शॉप एक्सपोर्ट से बाहर की दुकानों के मुकाबले कम आकर्षक रह जाएंगी, क्योंकि ड्यूटी फ्री शॉप और एयरपोर्ट के बाहर की दुकानों के सामान की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। आयुषी डिमरी, दिल्ली।